नमस्कार, सुबह के 8 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जी हाँ, और चित्रा के साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं खबरों के सफर पर। सबसे पहले आसाराम बापू। आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है राजस्थान हाई कोर्ट में। आसाराम के वकील राम जेठमलानी अपनी जिरह पूरी करेंगे, जिसके बाद सरकारी पक्ष को सुनने और जोधपुर पुलिस की केस डायरी देखने के बाद जमानत पर फैसला होगा। जोधपुर हाईकोर्ट में ही आज शिवा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। शिवा आसाराम का बेहद खास माना जाता है। आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम की संचालक शिल्पी की अग्रिम जमानत पर भी आज सुनवाई होगी। शिल्पी अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। शिल्पी पर पीड़ित लड़की को आसाराम तक पहुंचाने का आरोप है। जोधपुर पुलिस ने नाबालिग के रेप के मामले में दूसरे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि शरद चंद्र, शिल्पी और प्रकाश के बारे में उसे पुख्ता जानकारी मिली है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को आसाराम का केस लड़ रहे वकील राम जेठमलानी ने अजीब दलील दी। पीटीआई के मुताबिक जेठमलानी ने कहा कि लड़की को ऐसी बीमारी है जिसमें महिला पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। हालांकि इंडिया न्यूज के कैमरे पर वो इस बात से मुकर गए। कोर्ट को कहा है कि वो बीमारी क्या है। और उधर जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा ने राम जेठमलानी के उन दावों को खारिज किया है जिसमें पीड़ित लड़की को मानसिक रूप से बीमार बताया गया है। नहीं, पुलिस की जांच में तो जो बच्ची का डॉक्टर्स ने मेडिकल एग्जामिनेशन किया था तो बच्ची मेंटली और फिजिकली स्वस्थ है। किसी तरह की कोई बीमारी बच्ची को नहीं है। नहीं, ये इस तरह के एक बच्चे पे इस तरह के मिथ्या आरोप लगाना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अवैध कब्जे और लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए एक रैली निकाली गई और आश्रम को बंद करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। आसाराम की बेटी नारायण साई ने कहा है कि ये सारे आरोप झूठे साबित होंगे। उन्होंने साल 2008 के आरोपों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तंत्र मंत्र के आरोपों को खुद अदालत ने गलत माना था। पहले लगा था काला जादू। डी के त्रिवेदी पंच नियुक्त किया गया था कि आश्रम में काला जादू होता है कि नहीं, और नारायण साईं काला जादू तांत्रिक विधि करते हैं कि नहीं। दरअसल छिंदवाड़ा में आसाराम ने 21 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है, जबकि खजरी आश्रम में कब्जाए गए 68 एकड़ जमीन को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। जिले के कलेक्टर ने अवैध कब्जे को हटाने के आदेश दिए हैं। आसाराम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एमपी के खरगोन में कचहरी में सुनवाई के दौरान बड़गांव के लोगों ने आसाराम आश्रम पर जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। राजस्थान के एक मंत्री पर रेप का आरोप लगा है। मंत्री बाबूलाल नागर पर एक महिला ने नौकरी दिलाने के बहाने रेप करने का आरोप लगाया है। नागर के खिलाफ जयपुर के सोडाला थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत के घर गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। रावत के देहरादून वाले आवास पर भोज चल रहा था। इसी भोज में गोली चली जिसमें 2 कांग्रेसी घायल हुए हैं। दरअसल हरक सिंह रावत ने विधानसभा के सत्र से पहले कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों को भोज दिया था। इसी भोज में पहुंचे कांग्रेस के बाहुबली विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने हवाई फायरिंग कर दी। सीओ जियाउल हक मर्डर केस में आज सुनवाई होनी है। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट और दूसरे कागजात सौंपने के बाद ये सुनवाई हो रही है। आज गणपति बप्पा को धूमधाम से विदा किया जाएगा। बप्पा की विदाई के लिए पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। मुंबई पुलिस के साथ साथ आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ और बीएसएफ की 98 कंपनी लगाई गई है। मुंबई में विसर्जन के लिए 114 जगह बनाई गई हैं। गणपति विसर्जन के लिए ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी गाड़ी को विसर्जन स्थल तक लेकर ना जाएं। गणपति विसर्जन को देखते हुए 50 रोड बंद किए जा चुके हैं। साथ ही 53 रोड को वन वे कर दिया गया है। 94 रोड पर पार्किंग जोन रखा गया है। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गिरगांव चौपाटी पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गिरगांव चौपाटी पर 1 एडिशनल सीपी, 3 सीपी, 3 डीसीपी और 3 एसीपी और 60 जवान तैनात किए गए हैं, जबकि गणपति यात्रा वाले रूट पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है।
नक्सली कई राज्यों में जेल में हमला करने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने 9 नक्सल प्रभावित राज्यों को अलर्ट भेजा है। मंत्रालय ने उन जेलों के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी करने के लिए कहा है जहां नक्सली नेता बंद हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अदालत ने पिछली सुनवाई में सीबीआई को 18 तारीख से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। जयपुर में आज से मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रायल रन में मेट्रो मानसरोवर से श्यामनगर स्टेशन के आउटर तक जाएगी। लोगों के लिए भी मेट्रो ट्रेन देखने का विशेष इंतजाम किया गया है। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की तबीयत स्थिर बनी हुई है। मुंबई के लीलावती अस्पताल के प्रवक्ता के मुताबिक उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। विपक्षी विधायक मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर अखिलेश सरकार को घेरने की तैयारी में है। इससे पहले मंगलवार को मुजफ्फरनगर हिंसा पर विधानसभा में मचे बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में लिखित जवाब दिया। अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि राज्य में पिछले 18 महीनों में सिर्फ 3 दंगे हुए हैं। उधर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से अब तक हुए दंगों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने अखिलेश सरकार के गठन के बाद हुए सभी दंगों की सीबीआई जांच की मांग की। अपने समर्थकों के साथ मुजफ्फरनगर जा रही बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इससे गुस्साई उमा भारती अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गईं, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को सबको जाने दिए और मुझे रोक दिया। तो इनका कहना है, जो तर्क है इनका, कि अखिलेश यादव और मनमोहन सिंह की संवैधानिक पदों पर, तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी कौन से संवैधानिक पद पर? इस बीच नेताओं और मंत्रियों के मुजफ्फरनगर दौरे का सिलसिला जारी है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने भी मुजफ्फरनगर का दौरा करके हालात का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में ई अहमद ने अधिकारियों और लोगों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो चले हैं। प्रशासन ने कर्फ्यू हटा लिया है और अब सेना को भी प्रभावित इलाकों से हटाने की तैयारी है। कर्फ्यू हटने के बाद मुजफ्फरनगर में चहल पहल बढ़ गई और जनजीवन सामान्य नजर आया। उधर बीजेपी नेता हुकुम सिंह दिल्ली में खुलेआम घूम रहे हैं। टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस के सामने नहीं जा रहे। दरअसल मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में हुकुम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और पुलिस को उनकी तलाश है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 64 साल के हो गए। जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। मोदी की मां उनके भाई के साथ रहती हैं। मोदी से नाराज चल रहे लालकृष्ण आडवाणी ने फोन पर मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। आडवाणी ने मोदी की लंबी उम्र और सफलता की कामना भी की। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और मोदी समर्थकों ने उनके जन्मदिन की खुशी मनाई। केक काटकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के पीएम बनने की दुआ की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुबारकबाद तक नहीं दी। पटना में एक समारोह स्थल के बाहर मीडिया कर्मियों ने नीतीश से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना बोले कार में बैठे और निकल लिए। मोदी के जन्मदिन के मौके पर ख्वाजा के दर पर चादर चढ़ाई गई। अजमेर में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने चादर चढ़ाकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआ की। फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने भी कुछ इस अंदाज में नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। I want to send a birthday wish to the most eligible bachelor in India. Happy birthday to you. Happy birthday Narendra ji. Happy birthday Narendra Modi ji. Happy birthday Narendra ji. मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर आत्मविश्वास से भरी बीजेपी अब यूपी में मोदी की चुनावी सभाओं की तैयारी में लग गई है। सूत्रों की माने तो नवरात्र के बाद मोदी यूपी में कुल 9 रैलियां कर सकते हैं, जिसमें लखनऊ में होने वाली महारैली भी शामिल है। बीजेपी की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडोज की संख्या बढ़ाकर 108 कर दी जाएगी।
एक तरफ जहां मोदी की सुरक्षा बढ़ाई जाने की खबर है तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि आडवाणी की सुरक्षा घटाने की तैयारी चल रही है। एनएसजी ने इसके लिए गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। 2014 की चुनावी जंग के लिए रैलियों का शोर शुरू हो गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के बारां में रैली कर विपक्ष और खासकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। और उनकी सोच है कि मजदूर जमीन पे काम करे, पेट में खाना ना हो, रोजगार ना हो, जरूर वो सड़क बनाए, मगर ऊपर की ओर देखे हो कि भैया मेरा बच्चा उस जहाज में कभी नहीं जा सकता। राजस्थान के बारां में दिया गया राहुल गांधी का भाषण उदयपुर के सलूम्बर में 11 सितंबर को दिए गए भाषण से मिलता जुलता रहा। यहाँ भी राहुल गरीबों के लिए बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोशिश का दम भरते दिखे। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब सबसे बड़ा सपना उसको दिखना चाहिए। बिहार में कांग्रेस ने जनाधार जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत पटना से युवा कांग्रेस आपके द्वार यात्रा की शुरुआत की गई है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी और योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। और उधर एनआरआई अनमोल मर्डर केस में उसके दोस्त पुनील शाह और रिदम गिरहोत्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि माधव भंडारी और शिवांग टिम्बर को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आरोपी सुरक्षा गार्डों सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एनआरआई अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 अनमोल के दोस्त हैं, जबकि 2 गार्ड्स हैं। अनमोल की शुक्रवार रात दिल्ली के कालकाजी इलाके में हत्या कर दी गई थी। करीब 21 साल के एनआरआई अनमोल की मौत का राज बेहद चौंकाने वाला है। पहले अनमोल ने अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, फिर गार्ड्स ने काबू में करने के लिए उसकी पिटाई की थी। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। काबू करने की कोशिश की, नहीं हुआ है। उसी में स्कफल हुआ। स्कफल में इनको दोनों गार्ड ने उनका अपना बैटन थे, उसी में पीटा है। एनआरआई अनमोल जनवरी में अमेरिका से दिल्ली आया था। दिल्ली पुलिस के डीसीपी के मुताबिक 13 तारीख की रात 9 बजे कालकाजी इलाके में ड्रग्स पार्टी रखी गई। ड्रग्स का अनमोल पर इतना गहरा असर हुआ कि वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगा। अनमोल के मां बाप का कहना है कि अनमोल की हत्या हुई है, उसके दोस्तों ने पीट कर उसकी हत्या की है। परिजनों ने मौत की सही जांच कराने की मांग की, लेकिन पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार गार्ड्स का मकसद हत्या करने का नहीं था। दिल्ली में एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक पर फायरिंग हुई है। पीड़ित हरदेव सिंह ने एक्टर सलमान खान की असिस्टेंट पर फायरिंग करवाने का आरोप लगाया है। हरदेव का आरोप है कि सलमान की असिस्टेंट रेशमा शेट्टी ने उन पर गोली चलवाई। हरदेव सिंह ने रेशमा शेट्टी पर सलमान से मिलवाने के एवज में 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था। ये मामला कोर्ट में है। हरदेव की शिकायत के बाद पुलिस ने फायरिंग मामले की जांच भी शुरू कर दी है। लश्कर के आतंकी अब्दुल करीम चुंडा को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। चुंडा की रिमांड आज खत्म हो रही है। इसके पहले पुलिस मंगलवार को टुंडा को लेकर उसके घर हापुड़ी पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम टुंडा को लेकर पिलखुआ के अशोकनगर स्थित उसके घर गई और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 सितंबर तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया, जबकि उसके साथी असदुल्ला अख्तर को 19 सितंबर तक एनआईए रिमांड पर भेजा गया। चाकू मारकर पूरे परिवार को घायल करने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। मामला 14 सितंबर को पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके का है। एक युवक ने चाकू मारकर एक ही परिवार के 4 लोगों को घायल कर दिया था। घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई तो दूर अभी तक मामला भी दर्ज नहीं किया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल सिंह शास्त्री की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप दिल्ली पुलिस के सिपाहियों पर है। आरोप है कि रामलीला का टेंट लगाने को लेकर पुलिसकर्मियों ने इस बुजुर्ग से 2 लाख रुपए की मांग की। रुपए न देने पर इन पुलिसकर्मियों ने
और उधर गुड़गांव के बसई इलाके में मजार पर मत्था टेकने गई 28 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महिला रेवाड़ी की रहने वाली थी और 2 सालों से अपने देवर के साथ गुड़गांव में ही रहती थी। फरीदाबाद के एक सिनेमा हॉल में पुलिस ने छापा मारकर करीब 1 दर्जन नाबालिग बच्चों को हिरासत में ले लिया। ये बच्चे फिल्म ग्रैंड मस्ती देख रहे थे। दरअसल इस फिल्म को A ग्रेड मिला हुआ है। महाराष्ट्र के नागपुर में 2000 करोड़ का चिटफंड घोटाला सामने आया है। यहां की सूर्या चिटफंड कंपनी ने पैसे डबल और ट्रिपल करने के नाम पर 10 निवेशकों से लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश कराया और उसके बाद फरार हो गई। महाराष्ट्र पुलिस श्री सूर्या के संचालक समीर जोशी की पुलिस को तलाश में है। दरअसल इस कंपनी के खिलाफ निवेशकों ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। लोग अपने पैसे पाने के लिए लाइन में लगे हुए। एक अनुमान के मुताबिक इस कंपनी ने बाजार से 5000 करोड़ रुपए कमाए हैं। यूपी के मिर्जापुर में पत्रकारों को पुलिस की बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। दरअसल भर्ती को लेकर यहां एक कंपनी के अधिकारियों से बेरोजगार युवकों की नोकझोंक हो रही थी। इसी दौरान यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मौके पर पहुंचे देहात कोतवाली प्रभारी ने आपके 2 नेताओं को हिरासत में लेने के साथ ही मीडिया के साथ भी बदसलूकी की। यूपी के कुशीनगर में एक बाप ने ही बेटी को नहर में फेंक कर मारने की कोशिश की। बेटी जन्म से विकलांग थी, जिसके चलते उसके बाप ने उसे नहर में फेंक दिया। नहर में डूब रही लड़की की चीख सुनकर कुछ नौजवानों ने उसे बचा लिया। घटना के बाद से लड़की का बाप मौके से फरार हो गया। यूपी की मुरादाबाद में रहस्यमय बुखार से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बुखार से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बुखार आसपास के इलाकों में भी फैल रहा है। जिले में अलर्ट जारी कर शासन से और अधिक चिकित्सा सहायता की मांग की गई है। टीम वायरस का पता लगाने में जुट गई है। यूपी के हमीरपुर में अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है, जहां फौजी केस 12 साल के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। नैनीताल के एक होटल में प्रेमी युगल ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। दोपहर में वेटर के बार बार कहने और आवाज देने पर जब कमरा नहीं खुला तो उसने होटल मैनेजर को सूचना दी। सुरेंद्र और आशा हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया गया है। ये जोड़ा करीब 2 दिन पहले ही होटल में आकर रुका हुआ था। असम की राजधानी गुवाहाटी में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजस्थान के सीकर में रेप की शिकार लड़की ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। पीड़ित एडिशनल सीजीएम की अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए गई हुई थी। लड़की ने आरोपियों पर बयान बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। बाहरी दिल्ली में मेट्रो की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। राजस्थान के बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में मरीज ठोकर खाने को मजबूर है। मरीजों की सुनने वाला कोई भी नहीं। अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दरअसल पिछले दिनों बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ एक मरीज के परिजनों ने मारपीट की थी, जिसकी वजह से डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हरियाणा के पलवल में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई चाकूबाजी में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मोबाइल को लेकर हुए झगड़े में ये चाकूबाजी हुई। पुलिस हमलावर छात्रों की तलाश में जुट गई है। झारखंड के जामताड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 2 दिवसीय इंडिया क्रॉप समिट में देश के कृषि मंत्री सहित देश के कई कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कृषि मेले में कई राज्यों के प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए थे। यूपी के वाराणसी में विदेशी सैलानियों ने नगर निगम को जिला प्रशासन को आईना दिखा दिया। यहाँ गंगा के घाटों पर घूमने आए विदेशी सैलानियों ने जब मलबा जमा देखा तो खुद सफाई करने जुट गए। जयपुर में जैन समाज के श्वेतांबर और दिगंबर पक्ष ने एकता की नई मिसाल पेश की है। ऐसा पहली बार रहा है जब दोनों पक्ष पर्युषण पर्व एक साथ मना रहे हैं। क्या आपने किसी को मूंछों से आरती करते हुए देखा है? अजमेर के रहने वाले मोहन सिंह ने ऐसा करके सबको हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में किन्नरों ने धूमधाम से गणपति की विदाई की। यहां अमलनेर में किन्नर गजानन की भक्ति में पूरी तरह सराबोर दिखे। अबीर गुलाल उड़ाते हुए गणपति के इन खास भक्तों ने अपनी भगवान की विदाई की।
लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन के 35 साल पूरे होने पर वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूबे के सीएम मौजूद रहे। चुनावी मौसम में दिल्ली सरकार फिर सस्ते प्याज बेच रही है। आज दिल्ली में 125 वैन के जरिए सस्ता प्याज बेचा जाएगा। प्याज की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज 70 से 80 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा है। आने वाले त्योहारों में दाम और बढ़ने के आसार हैं। हरियाणा के भिवानी में प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं दूसरी सब्जियों की कीमतें भी 3 रुपए तक बढ़ गई हैं। प्याज ही नहीं, कई चीजों के दामों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने जीना मुहाल कर दिया है। प्याज जहां सबसे ज्यादा 245% महंगा हुआ, तो वहीं सब्जियों की कीमतों में 78%, मोटे अनाज 14%, चावल 20%, अंडा, मीट, मछली 18% और डीजल 28% तक महंगा हो गया है। महंगाई की मार आपकी ज्वेलरी के शौक पर भी पड़ने वाली है। अब सोना भी महंगा होगा। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। अब ज्वेलरी पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। यह कदम सोने की लगातार बढ़ रही मांग के चलते उठाया गया है।